मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए पहुंचे। सीएम धामी और उनके मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने अयोध्या में भगवान श्री राम लला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे इंतजार के बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। अयोध्या से भगवान का प्रसाद उत्तराखंड आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड के पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए भगवान राम की वहां पर प्रतिष्ठा हुई है। भगवान राम का भोग का प्रसाद लेने गए हैं और ये भोग का प्रसाद जो है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहाँ तो देवभूमि है, हर व्यक्ति के हृदय में राम वास करते हैं और सरकार का जाना, पूरी सरकार का जाने का आशय है कि पूरे उत्तराखंड के जनमानस ने भगवान श्री राम के दर्शन कर लिए हैं। प्रसाद आएगा और लोकसभा की दृश्य में कह सकता हूँ 5 लोकसभा के कमल के फूल और हम मोदी जी के समर्पित करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होने वाला है। निश्चित रूप से हम प्रचंड बहुमत से अपनी जीत को हासिल करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते दिनों कोतवाली में एक पशु प्रेमी की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने राजा पर एक कुत्ते को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। इसके साथ ही आरोपी पर पहले भी 3 पिल्लू को जिंदा जलाने का आरोप लगा। मामले में संबंध में देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पशु क्रूरता के तहत आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पहले आरोपी के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल पाए, लेकिन हाल ही के बता दें कि कुत्ते को पीटने को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि शख्स ने कुत्ते को बेरहमी से पीटा। देहरादून का ये मामला बताया जा रहा है। पशु प्रेमी ने मुकदमा दर्ज कराया। बता दें कि शख्स ने कुत्ते को बेरहमी से पीटा है और पशु प्रेमी ने ये मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई और शख्स ने कुत्ते को बेरहमी से पीटा। देहरादून का ये मामला बताया जा रहा है। पशु प्रेमी ने मुकदमा दर्ज कराया। देहरादून का ये मामला बताया जा रहा है कि शख्स ने कुत्ते को बेरहमी से पीटा और पशु प्रेमी ने ये मुकदमा दर्ज कराया। यूनियन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਡ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। तो पहले क्यों नहीं शिकायत है किसको? महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान हो चुका है। केंद्र सरकार जिस तरह से महंगाई का अतिरिक्त बोझ जनता पर थोपने का काम कर रही है, उसका परिणाम बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम जन जन तक पहुंचकर बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर जनता को जागरूक करेंगे।
ज्योति रौतेला ने बीजेपी पर निशाना साधा। ज्योति रौतेला ने बता दें कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर कहा कि जनता को जागरूक करेंगे। ज्योति रौतेला ने बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है। तमाम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने बातचीत की और बीजेपी नीतियों के खिलाफ उन्होंने कहा कि मिलकर आवाज उठाएंगे और साथ ही जनता को जागरूक भी करेंगे। गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने पर कांग्रेस पार्टी नाराजगी जता रही है, जिसको लेकर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैरसैंण में सत्र कराने का बोल रही है और सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने यह स्वीकार किया था कि फरवरी महीने में गैरसैंण काफी ठंडा रहता है और वहां पर्याप्त व्यवस्थाएं अभी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रीष्म काल में गैरसैंण में सत्र अवश्य कराया जाएगा। ऐसा है ना, ये कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बात बोल रही है। तो हम लोग भी सदन में थे, हमारी सबके आपस में चर्चाएं हुई और वो भी इस बात पर सहमत थे क्योंकि अभी फरवरी का माह चल रहा है और गैरसैंण काफी ठंडा रहता है। तो इसमें जो कर्मचारी और जो यहाँ पर पूरा अमला हमारा वहां जाता है तो सत्र कराने के लिए, पर्याप्त व्यवस्थाएं वहां नहीं है और व्यवस्था होने के बाद भी वो काफी ठंडा रहता है। तो जो कर्मचारी हमारे, उनकी काफी दिक्कतें उनके सामने होती हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एक युवक को चरस की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 165 ग्राम चरस बरामद किया गया। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि नशे के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी दौरान बस अड्डा चौकी प्रभारी नवीन
डंगवाल ने एक संदिग्ध बाइक सवार को चेकिंग के लिए रोक लिया। तलाशी लेने पर बाइक सवार से चरस बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। बता दें कि ऋषिकेश का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर लगातार तस्करों के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया और साथ ही 165 ग्राम चरस बरामद की है। बता दें कि ऋषिकेश का ये मामला है, जहां पर नशा तस्कर पर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही 165 ग्राम चरस भी बरामद की है। $165 ग्राम चरस को बरामद किया गया। ऋषिकेश का ये मामला बताया जा रहा है। लगातार पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, साथ ही 165 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। देहरादून के राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में इग्नू का 37वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन मुख्य अतिथि और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वर्चुअल माध्यम से छात्रों को संबोधित किया और जिसके साथ ही राज्य से करीब 3,300 अभ्यर्थियों को डिग्री देकर सम्मानित किया गया। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि बीते वर्ष के मुकाबले इस बार 18% अधिक अभ्यर्थियों ने इग्नू से डिग्री प्राप्त की, जिसमें महिलाओं की संख्या 49.2% है। इग्नू का 37वां दीक्षांत समारोह था। इस क्षेत्रीय केंद्र पर इस साल जो है लगभग 3300 विद्यार्थियों को डिग्री जो है प्रदान की गई है, जिसमें स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट, इस तरह की डिग्रियां हैं जो है। इसमें सबसे अहम बात रही कि ये पिछले साल जो हमारे पास आउट थे उससे 18% ज्यादा जो इस बार जो है लोग पास आउट हुए। और इसमें एक और अहम बात है कि हम लोग बहुत इससे हर्षित हैं कि महिलाओं की संख्या पास आउट्स में जो है 49.2% है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आज इग्नू के गरिमापूर्ण दीक्षांत समारोह में इसमें आज करीब 200 छात्र छात्राएं हैं, उनको उपाधियां दी गई हैं। और आज के ये जो कार्यक्रम है ये केंद्रीय स्तर पर जो है उसमें हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, वे इसमें हम मुख्य अतिथि थे। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के जो अपर प्रमुख सचिव हैं श्री आनंद वर्धन जी, वे यहाँ मुख्य अतिथि थे और मैं यहाँ पर विशेष अतिथि नाते मौजूद था। और डॉक्टर रंजन कुमार जो क्षेत्रीय निदेशक हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ पर इग्नू की तरफ से थी। आज बहुत ही अच्छे वातावरण में बच्चों को जो है डिग्रियाँ प्रदान की गई और एक जीवन में उनकी नई शुरुआत हुई है और सभी वक्ताओं ने उनको आगे आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको
एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून राजभवन में हर साल वंशोत्सव उत्सव की तरह मनाया जाता है। इस साल 1 मार्च 2024 से 3 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा। वहीं उसमें होने वाले सभी कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए राजभवन में कर्टेन रेजर का आयोजन किया गया है। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि वंशोत्सव को पूरे उमंग और उत्साह के साथ एक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा। साथ ही बताया कि पुष्प प्रदर्शनी में 15 विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। एक मार्च से 3 मार्च तक 3 दिन के लिए बसंत उत्सव 2024 का आयोजन राजभवन में किया जा रहा है। आज कर्टन रेजर सेरेमनी थी। माननीय श्री राज्यपाल महोदय ने इसका शुभारंभ किया है और हमारी विभाग की तैयारियां पूरी हैं। हमारा प्रयास रहेगा, पिछली बार 2.5 लाख लोग आए थे, इस बार उससे अधिक लोग आए और बहुत सारे तरह की प्रतियोगिताएं, बहुत सारे तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। तो मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अधिकाधिक संख्या में यहाँ आवें, इसका लाभ उठावें, पौधों को देखें, उसको सुंदरता को देखें और अपने पौधे लगाएं ताकि आपको अच्छा अनुभूति हो सके। अगली खबर पौड़ी से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दल भी अब लोकसभा सीट पर अपने पैठ बनाने के लिए वोट बैंक बढ़ाने के कवायद में जुट गए हैं। इसी क्रम में गढ़वाल लोकसभा सीट पर बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने के लिए वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील की गई। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र भदौड़िया ने बताया कि गांव-गांव जाकर कैडर कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रीति और नीति को लोगों को समझाया जा रहा है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल कर पार्टी को लोकसभा सीट पर भारी बहुमत से जीत दर्ज हो। उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार के लिए हम पे इकट्ठा किया और हम उनकी पार्टी के लिए पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए तैयार है। हमारी पूरी वाल्मीकि समाज, हमारी बहन कुमारी मायावती जी जब भी जो भी प्रत्याशी के रूप में जिसको भी वो नाम उचित समझेंगी, यहाँ प्रत्याशी के रूप में भेजेंगी, हम उनको पूरे जिताने का और समर्थन देने का पूरा चेष्टा करेंगे। उसमें पूरी वाल्मीकि समाज उनके साथ है। हम बहन जी के दिशा निर्देश में गाँव-गाँव जाकर कैडर कैंप लगा रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर ये जो हमारा वाल्मीकि समाज है, बहुजन समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज के लोग हैं, इनके बीच आकर और यहाँ पर उन लोगों को हमने पार्टी के बारे में बताया और आने वाली 24 में अपना समर्थन देने को कहा कि सब लोग एकत्र होकर के हमारे प्रत्याशी को सफल बनाएंगे, जो भी प्रत्याशी जल्दी यहाँ खड़े करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है
कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस और सीआईयू की टीम ने चोरी के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 चोरियों में चोरी सामान किया हुआ बरामद किया। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया। बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा एसएसपी नवनीत सिंह ने किया और एसएसपी ने बताया कि आरोपियों की पहचान विनोद और राकेश के रूप में हुई, जबकि उनके फरार भाई का नाम विशाल है। तीनों आरोपियों ने मिलकर जनपद टिहरी ही नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग क्षेत्र में भी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपियों के खिलाफ 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दोनों आरोपियों में बता दें कि घनसाली और चंबा थाना क्षेत्र में भी चोरी की वारदातें की हैं और जिनका अब खुलासा हुआ है। मूल निवास और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति और सामाजिक संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद कर ली है। पूर्व सैनिकों ने उत्तराखंड के पूर्ववर्ती सरकारों पर बरसते हुए राज्य की जमीनों को नीलाम करने का आरोप लगाया। मूल निवास और मजबूत भू कानून लाने की मांग करते हुए पूर्व सैनिकों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। के द्वारा हमारे हकों पे डाका डालने का काम किया गया। आज हम उस डाका डालने की भावना का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे चेत जाएं, नहीं तो आने वाले समय में इस सभी उग्र और सभी विशाल एक आयोजन किया जाएगा और कोर्टदार इसकी अगुवाई करेगा। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की अगुवाई करेगी और मैं समिति कोर्टदार का अध्यक्ष होने के नाते आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि आने वाला समय इनके लिए बहुत विकट है। इस प्रकार से हमने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी। आज दो जो नारा हम लोगों ने लगाया था और जिनके लिए बहुत से लोगों ने अपनी शहादतें दी है। आज देखा जा रहा है कि हम अपने ही अधिकारों से, अपने उत्तराखंड मूल निवासी होने के साथ साथ हम अपने ही अधिकारों से वंचित होते जा रहे हैं और बाहरी लोग हमारे उत्तराखंड राज्य में आके अपने भूमि को हमारा सीधे साधे लोगों को बहला फुसलाकर उनसे भूमि अधिग्रहण कर ले रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।